दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हम लोगों ने दोस्तों ब्रिटिश सत्ता का भारत में कैसे विस्तार हुआ इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट कर लिया कि ब्रिटिशों ने कैसे भारत में विस्तार किया और उस टाइम कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य उदित हुए थे और उनकी क्या कंडीशन थी। इसी के संदर्भ में दोस्तों क्योंकि ये क्लास लंबा था तो 2 पार्ट में बनाया गया, तो इसी संदर्भ में हम लोग आज दूसरा क्लास देख रहे हैं जिसमें हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि ये ब्रिटिश सत्ता के विस्तार का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है। तो अगर आप इस क्लास इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उस क्लास को देखेंगे, तब इसको देखेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, बिल्कुल आपको विस्तार से बताया हुआ है। तो पहले उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। हालांकि अगर आप पहले से तैयार हैं तो आप कोई सा भी क्लास देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। तो ये आज हमारा 101 नंबर से ये क्वेश्चन स्टार्ट है और इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। तो शुजाउद्दीन जो है आपको पता है बंगाल का नवाब है और इसको बिहार की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। तो किसने इसको बिहार की सूबेदारी दी थी? तो दोस्तों इसमें ईयर भी दिया हुआ है 1733। तो अगर आपको उत्तर मुगल शासकों का शासनकाल याद है तो आप इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। जैसे बहादुर शाह प्रथम है तो इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1707 जजाऊ का युद्ध से लेकर के और 1712 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। फिर जो फर्रुखसियर है 1713 से लेकर के 1719 तक ये गद्दी पर बना रहा। फिर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 1748 तक गद्दी पर बना रहा। और अहमद शाह जो है दोस्तों ये 1748 से लेकर के 1754 तक गद्दी पर बना रहा। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है 1733 में बिहार के सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की गई थी। तो कब प्रदान की गई थी? तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। ध्यान से समझना आपको कि 1707 में मैं बंगाल की कुछ कहानी बताता हूं आपको। बंगाल के नवाबों की कहानी है कि 1700 आपको पता है दोस्तों 1700 वाइट लेता हूं मैं 1700 सन 1700 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा दीवान बनाया जाता है। किसको दीवान बनाया जाता है? मुर्शीद कुली खान को, ठीक है। मुर्शीद कुली खान को दीवान बनाया जाता है। मुर्शीद कुली खान को क्या बनाया जाता है? दीवान बनाया जाता है बंगाल का, कलकत्ता क्षेत्र का, बंगाल का, ठीक है। मुर्शीद कुली खान को 1700 में किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में तो मुर्शीद कुली खान वहां पर स्वतंत्रता जैसा बिहेव करने लगा। हालांकि यह जब तक शासक था तब तक मुगल बादशाह को टैक्स के रूप में ये पहुंचाता रहा था। 1717 में क्या हुआ? ये वहां का दीवान से सूबेदार भी बन गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा मुर्शीद कुली खान दीवान कब बना था तो सन 1700 में औरंगजेब ने बनाया था। 1717 में दोस्तों ये क्या बन गया? सूबेदार। ये दीवान बना था, ठीक है, दीवान बना था। फिर ये बन जाता है सूबेदार बन जाता है। सन 1717 में सूबेदार बनता है और इसको सूबेदार बनाने वाले व्यक्ति शासक मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे जो फर्रुखसियर हैं, ठीक है, फर्रुखसियर हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मतलब 1700 के बाद जो मुगल बादशाह होंगे उन्हीं के पास दीवानी अधिकार भी होगा। ये जो मतलब बंगाल के नवाब होंगे इन्हीं के पास दीवानी अधिकार भी होगा और इन्हीं के पास सूबेदारी भी होगी। दोनों पावर यही रखेंगे। कुल मिलाकर के एक राजा जैसा इनके पास पावर हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले जो थे ये मुगलों के अधीन अधिकारी होते थे, वहां पे मुगलों के एक अधिकारी के रूप में काम करते थे और दीवान अलग होते थे, सूबेदार अलग होते थे, ठीक है। लेकिन 1700 में दीवान बनाया गया था, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसको सूबेदार बनाया गया 1717 में। और इसके बाद मुगल बादशाह जितने भी होंगे वो सब इनको जो बंगाल के नवाब होंगे इनको एक के बाद एक सूबेदार बनाते चले जाएंगे। ये सूबेदार भी रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ किया गया तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थीं? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो आपको पता है जो दोस्तों मुर्शीद कुली खान था, मुर्शीद कुली खान
तो ये कब से कब तक था? सन 1717 में ये राजा जैसा बन जाता है, यानी राजा जैसा पावर रखता है, और ये 1727 तक था। 1727 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद इसका जो दामाद था सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा, और सुजाउद्दीन जो है 1727 से लेकर के 1739 तक गद्दी पर बैठता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बंगाल में सरफराज खान गद्दी पर बैठता है, और ये 1739 में बैठता है, लेकिन 1740 में गिरिया के युद्ध में इसको अलीवर्दी खान पराजित कर देता है। तो यहाँ पर गिरिया का युद्ध होता है सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में। तो अगला शासक होगा अलीवर्दी खान, और यही वास्तविक संस्थापक था बंगाल का। अलीवर्दी खान वास्तविक संस्थापक था, और ये 1740 से लेकर के 1756 तक गद्दी पर था, और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अंग्रेजों से लगातार इसकी टकराहट हुई, लेकिन इसके पास कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। मतलब इसकी 2 पुत्रियां थी, इसके पास पुत्र नहीं थे। और इसके बाद 56 में इसका उत्तराधिकारी बना इसकी बेटी का बेटा, यानी कि सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला शासक बनता है, और सिराजुद्दौला दोस्तों 1756 में शासक बनता है, जो कि 1757 तक होता है। और आपको पता है प्लासी के युद्ध में ये पराजित हो गया था और बादशाहत इसकी चली गई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसमें अलीवर्दी खान बहुत इंपॉर्टेंट है, और बंगाल का वास्तविक संस्थापक भी अलीवर्दी खान को माना जाता है। और यहां पर अलीवर्दी खान ने ही कहा था कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की ये तुलना, अंग्रेजों की तुलना किससे किया था? मधुमक्खियों से। इसने कहा कि भाई अगर अंग्रेजों को नहीं छेड़ा जाएगा तो ये शहद देंगे, लेकिन अगर छेड़ जीत दिया जाए तो ये काट काट करके मार डालेंगे। ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट और पूछा जाता है कि 3 पावरों में किसने कहा था? जैसे फ्रांसीसी थे, डच और अंग्रेज। तो ये कहा था कि इन तीनों में अगर किसी एक से बचना है तो अंग्रेजों से बचना चाहिए। ये भी अलीवर्दी खान का स्टेटमेंट है। तो यहां पर अलीवर्दी खान ने ये बात कही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। मतलब आपको पता है कि बंगाल क्षेत्र में 2 क्षेत्र थे, 2 इंपॉर्टेंट स्थान है। एक चंद्रनगर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है चंद्रनगर, और दूसरा दोस्तों कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। ये दोनों के दोनों बंगाल क्षेत्र में ही है। जो चंद्रनगर है, यहां पर फ्रांसीसियों का डेरा था, फ्रांसीसियों का किला था, और अंग्रेजों का जो क्षेत्र था वो कलकत्ता था, ठीक है, अंग्रेज थे यहां पर। और दोनों के मध्य टकराहट की स्थिति लगातार थी इन दोनों के मध्य, और ये दोनों व्यापार, फिर कोठी, और फिर करते करते इन्होंने किलाबंदी स्टार्ट कर दी। किलेबंदी का मतलब होता है कि एक तरीके से ऐसा किला बना देना और उसको चारों तरफ से घेर देना, और बाहरी संपर्क वहां पे ना हो, और वहां पे क्या हो रहा है बाहर किसी को पता ना चले। तो किलेबंदी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और इसी का विरोध करते हुए अलीवर्दी खान ने कहा था कि भाई तुम दोनों तो बंगाल के अंतर्गत रह रहे हो, हमारे संरक्षण में हो, तो तुम्हें इस किले की क्या जरूरत है? तुम तो हमारे संरक्षण में हो। हालांकि चंद्रनगर में फ्रांसीसी तो थोड़ा बहुत डरते भी थे, लेकिन कलकत्ता में जो अंग्रेज थे ये बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे इस बात को लेकर के। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? अलीवर्दी खान ने ही ये बात कही थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। तो ये कहता था कि भाई हम चाहें तो अंग्रेजों को खदेड़ करके कलकत्ता से बाहर कर दें, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो समझो कि समुद्र में आग लग जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा भूचाल आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार वगैरह थे, और बहुत सारा दोस्तों इसके भी विरोधी भी बहुत सारे थे, जो कि बंगाल का विरोधी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। तो कुल मिलाकर के इसने कहा कि भाई समुद्र में आग लगने की स्थिति हो जाएगी, लेकिन अगर हम पूरा दमखम लगाएं तो अंग्रेजों को बाहर तो कर देंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी बहुत सारा लॉस हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, पूरा अफरा तफरी हो जाएगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो ये भी दोस्तों अलीवर्दी खान द्वारा ही कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों यानी कि अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना है, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। यह कह रहा है कि अगर अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच तीनों को ही बंगाल से बाहर निकालोगे तो समझो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर इन तीनों में सबसे पहले निकालना है तो अंग्रेज को निकालो, बाकी अगर अंग्रेज निकल जाते हैं और
लड़ाई होगी तो अंग्रेज बाहर हो जाएंगे, लेकिन हमारी कंडीशन भी खराब हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन खराब भी हो गई तो फ्रांसीसी और डच ज्यादा कुछ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अंग्रेज हमारी स्थिति बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसलिए अंग्रेजों को पूरा जोर लगा करके अंग्रेजों को अगर करना है तो पहले बाहर करो। ये भी किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने ही कहा था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको याद हो जाएगा कि अलीवर्दी खान ने कहा था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि अलीवर्दी खान 1756 तक 1740 में गिरिया के युद्ध में ये शासक बना था। गिरिया का युद्ध दोस्तों पूछा जाता है, तो गिरिया का युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध। और गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में, 1740 में। और गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ अलीवर्दी खान होगा, अलीवर्दी खान होगा, और दूसरी तरफ कौन होगा? सरफराज खान, सरफराज खान होगा। ठीक है, और सरफराज खान को पराजित करके अलीवर्दी खान गद्दी पर बैठता है 1740 में। ये 56 तक रहता है, लेकिन इसके पास कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। इसकी 2 पुत्रियां थीं और उनके पुत्र थे, और उनके मध्य गद्दी को लेकर के लगातार संघर्ष किया गया। और यहां पर ध्यान रखना है कि जो ये सिराजुद्दौला था वही इसके बाद शासक बनता है। तो अलीवर्दी खान के बाद शासक कौन बना था? सिराजुद्दौला 1756 में। क्लियर है? और इसकी मौसी जो थी वही इसका सबसे ज्यादा विरोध की थी, जो कि अलीवर्दी खान की दूसरी पुत्री थी। इसकी मां पहली पुत्री और अलीवर्दी खान की दूसरी पुत्री कौन होगी? तो वो होगी दोस्तों जो जिसका नाम था घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसने भी बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? ये कह रहा है जो सिराजुद्दौला था और जो ब्रिटिश कंपनी थी, इनके मध्य विवाद का क्या कारण था? तो पहला कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की गई, इसलिए ये विरोध था। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी कि जो फ्री पास इनको मिला हुआ था इसके फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में, उसका ये लगातार दुरुपयोग कर रहे थे। और तीसरा कह रहा है कि भगौड़े जो कृष्ण बल्लभ था उसको कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण दिया गया था, संरक्षण दिया गया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? 1, 2, 3। ध्यान रखना है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की गई और लगातार इसका विरोध पहले अलीवर्दी खान ने किया, लेकिन उसका कड़ा विरोध किसने किया? सिराजुद्दौला ने किया था। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण था। और सिराजुद्दौला ने कहा था कि भाई आप लोग किलेबंदी बंद करिए। तो चंद्रनगर की किलेबंदी फ्रांसीसियों ने बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी जारी रखी। उल्टा इन्होंने चंद्रनगर पर भी धावा बोल दिया। इसके बाद फिर यही वजह है कि दोस्तों इनके मध्य जो है एक संधि होती है जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं, अलीनगर की संधि 1756 में। क्लियर है? फिर दूसरा स्टेटमेंट करा कि अंग्रेजों द्वारा दत्तक का दुरुपयोग, लगातार दुरुपयोग किया जा रहा था, यह भी एक बड़ा कारण होगा। हालांकि इस दुरुपयोग का जो विकल्प है वो मीर कासिम द्वारा 1763 में निकाल लिया जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा कह रहा है कि भगौड़े कृष्ण बल्लभ, आपको पता है सिराजुद्दौला ने कृष्ण बल्लभ का पीछा किया था, और कृष्ण बल्लभ जो था ये सिराजुद्दौला के पीछे जैसे दुर्भी संधि कर रहा था, और कृष्ण बल्लभ को ही संरक्षण दिया था कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा। तो ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से इन कारणों से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहां पर आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। तो एक तरफ है दोस्तों घटनाएं और दूसरी तरफ है इनका समय यानी कि डेट, और आपसे कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित है। तो ये कूट दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, तो 15 से 20 जून 1756, ये बिल्कुल सही है। और इसी टाइम काल कोठरी की घटना होती है 20 जून 1756 को। ठीक है, इसी टाइम क्या किया था सिराजुद्दौला ने, जब देखा कि किलेबंदी को लेकर के अंग्रेज नहीं मान रहे हैं, तो इसने एकाएक कलकत्ता पर धावा बोल दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने धावा बोल दिया और अंग्रेज एकाएक जो है कलकत्ता को छोड़ करके भाग जाते हैं। इसी में हालवेल ने कहा था कि भाई 20 जून को ही क्या हुआ था? ब्लैक होल की घटना हुई थी। क्लियर है आपको? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार 20 जून। हालांकि इसके बाद तुरंत क्या होता है, अंग्रेजों के मध्य और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि होती है।
अलीनगर की संधि हुई। हालांकि दोस्तों अलीनगर की संधि में क्या हुआ, अंग्रेजों ने माफी मांगा और बदले में सिराजुद्दौला से कहा था कि भाई हम थोड़ा समय चाहते हैं, फिर हम ये सारी चीजें हटा लेंगे। फिर उन्होंने अपने पावर को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनको या तो लालच दे करके या तो उनको भड़का करके अंग्रेजों ने अपने गुट में शामिल कर लिया। और फिर 23 जून 1757 के दिन क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। तो काल कोठरी की घटना आपको पता है 20 जून 1756 होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, आमने सामने ही है। अलीनगर की संधि उसके बाद 9 फरवरी 1757 को होता है और प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर ये आमने सामने है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि साबतगंज की उपाधि किसे मिली थी। तो दोस्तों साबतगंज की उपाधि किसे मिली थी, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, किसने दिया था, तो मुगल बादशाह ने दिया था इसको साबतगंज। ठीक है, साबतगंज युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई थी। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र का पहचान करें। कहने का मतलब यह है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को ले जाकर के मुगल बादशाह से मिलवा दिया था। और मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे, जो खुद संघर्ष कर रहे थे अपनी गद्दी को प्राप्त करने के लिए। दिल्ली के नवाब में दिल्ली के मुगल बादशाह के रूप में होते हुए भी वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठे थे। और मीर बख्शी जो था वो इनको दिल्ली से लगातार खदेड़ करके बाहर किया हुआ था, तो वो खुद संघर्ष में थे। ऐसी कंडीशन में शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था कि रॉबर्ट क्लाइव को एक उपाधि दिया था, साबतगंज की उपाधि। ये तो एक उपाधि थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बंगाल क्षेत्र में दोस्तों टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया था रॉबर्ट क्लाइव को। और ये क्षेत्र कौन सा था, तो ये क्षेत्र था 24 परगना। 24 परगना आज भी ये जिला है, उस टाइम का, ये उस टाइम परगना होते थे, छोटे छोटे क्षेत्र होते थे परगना, उन सभी को 24 परगना इसको मिला था। आज यही 24 परगना मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है और पश्चिम बंगाल में आज भी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अब यहां पूछ रहा है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबतगंज यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि दी एवं उस कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई थी। तो क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का क्या नाम है, आपको पहचान करना है। क्या 24 परगना, क्या नदिया, क्या बर्धमान, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा, 24 परगना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। क्यों, देखो भाई 1757 में जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है तो मीर जाफर गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, मीर जाफर गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये 1757 से लेकर के कब तक रहता है, तो ये दोस्तों 1757 में बैठता है, लेकिन 60 तक ही गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसके बाद 1760 में जब इसकी पूरी की पूरी राजकोष एकदम खाली हो गया है ना, इसको लोग समझ लीजिए कि मंदिर का घंटा जैसा समझते थे। कोई भी आया और इनको बजाया और उसके बाद फिर चल दिया थे पैसे मांग करके। इस तरीके से इनको जो मीर जाफर हैं भाई, इनकी पूरी की पूरी जो राजकोषीय वो था, पूरा खजाना था, वो एकदम खाली हो चुका था मीर जाफर का। ठीक है, तो इनके बारे में भी बहुत सारे स्टेटमेंट है, जैसे क्लाइव का गीदड़ भी मीर जाफर को कहा जाता है। तो 1760 से लेकर के 1763 तक, इसके बाद इसका जो दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया, मीर कासिम को। और मीर कासिम जैसे ही गद्दी पर बैठा, ये देख रहा था कि मीर जाफर का क्या हश्र हुआ था, तो ये पहले ही समझदारी से क्या किया, राजधानी ही चेंज कर दिया, ताकि जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप है वो कम रहे। क्योंकि अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप है वो कलकत्ता से ढाका क्षेत्र तक था। कलकत्ता एवं ढाका दो प्रमुख राजधानी क्षेत्र हुआ करते थे। तो यहां से इसने हटा करके बिहार में मुंगेर, उस टाइम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही क्षेत्र में थे, तो मुंगेर जो कि बिहार क्षेत्र में था, वहां पर इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। तो ये कह रहा है कि मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर, अच्छा मुर्शिदाबाद, कलकत्ता ढाका से मुर्शिदाबाद जो है मुर्शीद कुली खान ने ट्रांसफर किया था। तो कलकत्ता से मुर्शिदाबाद किसने ट्रांसफर किया था, मुर्शीद कुली खान। मुर्शिदाबाद दोस्तों मुर्शीद कुली खान। ठीक है, और मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर किसने ट्रांसफर किया था, तो ये मीर कासिम ने किया था। तो ये कह रहा है कि कारण क्या है, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था,
ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। कलकत्ता के बगल में ही है मुर्शिदाबाद, आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाल रहा था। और तीसरा कह रहा है कि मुंगेर के रणनीतिक वातावरण से वह बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुंगेर में रणनीतिक वातावरण था, बल्कि मुंगेर में यह राजधानी ट्रांसफर किया था क्योंकि ये दोस्तों षड्यंत्र से बचना चाहता था और नए प्लान करना चाहता था अंग्रेजों के खिलाफ। और जैसे ही इसने मुंगेर में अपनी राजधानी चेंज की तो इसने दो बड़े काम किए जो आपको ध्यान रखना है। एक तो यहां पर दोस्तों शस्त्रागार का निर्माण किया। जो मीर कासिम है जैसे ही राजधानी चेंज करता है तो एक तो इसने शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है मुंगेर में इसने क्या किया, शस्त्रागार का निर्माण करवाया पहला। और दूसरा इसने क्या किया कि सभी का टैक्स फ्री कर दिया 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए क्या किया इसने, सबका कर माफ कर दिया 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए इसने क्या किया, टैक्स फ्री यानी कि कर मुक्त कर दिया सबको। पहले केवल और केवल टैक्स फ्री किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बाद में इसने क्या कर दिया, सबका कर दिया। और जब सबका कर दिया तो जो चीजें अंग्रेजों को वरीयता देती थी, इससे अंग्रेजों को 2 चीजों का नुकसान हुआ। एक तो उन्हें लगा कि हमें राजस्व घाटा हो रहा है, और दूसरा जो उनको सुपीरियरिटी का भाव था, जो उनके पास कुछ विशेष उनको बनाता था, अब वो भी सबकी तरह सामान्य हो गए। और तीसरी बात ये थी कि व्यापार में भी उनका लॉस होना शुरू हो गया। व्यापार में कैसे लॉस होगा, क्योंकि जब अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना होता था तो वो चीजों को खरीदने के बाद सस्ता बेच देते थे, क्योंकि राजा को कुछ नहीं देना है। जबकि जो भारतीय व्यापारी थे उनको चीजों को मजबूरी में महंगा बेचना होता था। क्यों, क्योंकि जो फायदा उन्हें होगा उसी में से एक हिस्सा उन्हें राजा को भी देना था, जो कि कंपनी को नहीं देना था, केवल और केवल भारतीय व्यापारियों को देना होता था। तो इसलिए इसने क्या किया, भारतीय व्यापारियों का भी टैक्स माफ कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ये किसने कहा है दोस्तों, क्या ये अलीवर्दी खान ने कहा था, सिराजुद्दौला ने कहा था, मीर जाफर ने कहा था, या मीर कासिम ने कहा था? तो ये चिट्ठी किसने लिखी थी, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी को ये कहा था कि भाई आपके जो लोग हैं वो हमारे लोगों को बहुत टार्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, न केवल व्यापार में उन्हें लूटपाट करते हैं बल्कि वो उन्हें मारते पीटते भी हैं, तो इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। तो ये दोस्तों मीर कासिम द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, मीर कासिम द्वारा कहा गया था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म करके एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मतलब ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा को 2 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। तो ये कौन सा राजा था? क्या वो अलीवर्दी खान था, क्या वो सिराजुद्दौला था, क्या वो मीर कासिम था, या वो मीर जाफर था? तो दोस्तों ध्यान रखना। अच्छा, मीर कासिम जो है ये करके क्या मिला इसको, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। अभी मैंने बताया था फिर बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान है। अब एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इसको खरीदते हैं, तो हम यहाँ कंपनी ही समझते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर खरीदते हैं, यानी कि अंग्रेज खरीदते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ इंडियन है, भारतीय हैं, ये व्यापारी खरीदते हैं इसको। ठीक है, सामान को, कोई वस्तु है, 100 रुपए का दोनों ने खरीद लिया, 100 रुपए का दोनों ने खरीद लिया। अब इन्होंने क्या किया, 50 रुपए का अपना फायदा रख दिया, प्रॉफिट रख दिया। दोनों ने 50-50 रुपए का प्रॉफिट रख दिया। लेकिन इनको 50 रुपए जो है ये राजा को टैक्स के रूप में भी देना होता था, जो कि इनको नहीं देना होता था। कंपनी नहीं देगी क्योंकि इनको कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन भारतीय व्यापारी टैक्स भी देते थे राजा को। तो इसलिए अब ये कितने का बेचेंगे, 200 रुपए का बेचेंगे, क्योंकि 100 रुपए अपना लागत निकालना है, 50 रुपए का अपना प्रॉफिट रखना है और 50 रुपए का टैक्स चुकाना है। तो इसलिए ये 200 का बेचेंगे। और कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको 150 में बेचेगी। क्यों, क्योंकि 50 रुपए का प्रॉफिट रखना है और 100 रुपए का खरीदा है। तो ज्यादा माल कौन बेच पाएगा, कंपनी बेच पाएगी, कंपनी का व्यापार ज्यादा होगा, भारतीय व्यापारियों का जो व्यापार है वो नुकसान होगा। इसीलिए क्या हुआ कि अब कंपनी का टैक्स मुक्त वाला जो मामला है, अगर ये खत्म करेंगे तो बहुत ज्यादा बवाल होगा। तो बेटर ये है कि हम क्या करेंगे, इसने कहा मीर कासिम ने कि बेटर है कि हम क्या करेंगे भैया, कि यहां पर जो हम भारतीय व्यापारियों से टैक्स लेते हैं ये भी नहीं लेंगे। तब अंग्रेजों की अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी, यानी कि बराबरी स्थिति आ जाएगी। और यही बात बड़ा कारण था जिसकी वजह से दोस्तों बक्सर का युद्ध जो हुआ उसका बैकग्राउंड तैयार हुआ। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, मीर कासिम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच
हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इसके संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है कि क्या क्या हुआ था। ध्यान रखना, इलाहाबाद की दो संधि हुई है, एक दोस्तों 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, और एक 16 अगस्त 1765 को। तो ये दो इलाहाबाद की संधियां हुई हैं। पहली जो संधि हुई है ये मुगल बादशाह के साथ हुई है, शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी जो संधि हुई है ये अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई है। ठीक है, शुजा-उद-दौला के साथ हुई है। तो देखते हैं हम लोग कि पहली संधि के बारे में ये क्या क्या स्टेटमेंट कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि शाह आलम द्वितीय को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दे दिए गए, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो है वो स्थायी रूप से मिल गई, और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक दो तीन सही है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो शाह आलम द्वितीय को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दे दिए गए, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कड़ा एवं जो इलाहाबाद का क्षेत्र है ये अवध के नवाब के अंतर्गत आता था, और अंग्रेजों ने उनसे लेकर के ये किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और दूसरा जो शर्त हुआ था वो ये कि 26 लाख रुपए वार्षिक दिया जाएगा, किसको? मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक दिया जाएगा। बदले में उन्हें क्या करना है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो टैक्स वसूलने का अधिकार है, यानी दीवानी अधिकार है, वो कंपनी को स्थायी रूप से दे दी जाएगी। तो यही डन हुआ था, और ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हैदराबाद का जो उत्तर के जिलों का यानी और उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र है इसको अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे दी जाएगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे। ठीक है तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 को, ये किसके किसके बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, शुजा-उद-दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, मीर कासिम एवं क्लाइव के बीच में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना है, जो शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच में हुई थी ये फर्स्ट इलाहाबाद की संधि थी, ये फर्स्ट इलाहाबाद की संधि थी। ठीक है, और जो द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई ये किसके किसके बीच हुई? शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव। शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी जाती है? किसे क्लाइव का गधा कहते हैं, या किसे क्लाइव का सियार कहते हैं, या क्लाइव का गीदड़ भी लिखा होता है? तो ये किसको कहा जाता है? इतिहासकारों द्वारा किसे ये नाम दिया गया है? क्या सिराजुद्दौला को कहा जाता है, मीर जाफर को, मीर कासिम को, या नजमुद्दौला को? तो दोस्तों ये सही जवाब क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं? मीर जाफर को कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया कि अपने गद्दी के लालच में गद्दारी किया, किसके साथ? अपने राजा के साथ, सिराजुद्दौला के साथ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को मूसे से, भूसे होगा ना, मूसे लिखा हुआ है, भूसे से भरे हुए बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? मतलब ये भूसा से भरा हुआ एक बैताल है, इसके पास कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है, है ना। मतलब राजा जो है ये बिल्कुल एक भी पावर नहीं रखता, छोटे छोटे अधिकारी भी इसको धमका के चले जाते हैं। तो ये बंगाल का कौन सा राजा होगा? हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बंगाल क्षेत्र का विशेष बंगाल स्पेशल का ये क्वेश्चन है। तो क्या मीर जाफर होगा, नजमुद्दौला होगा, सैफुद्दौला होगा, मुबारकुद्दौला होगा? तो दोस्तों यहाँ पर मुबारकुद्दौला जो था इसी को ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है। तो कर्नल माल्सन ने क्या कहा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है कि जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहा हाथ डाल लिया। इसमें वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? मतलब किसके लिए वह शब्द प्रयोग किया गया है कि भैया वो जो है एक ऐसी सोने की थैली है कि जब चाहो तब हाथ डाल के कुछ निकाल लो उस थैली से, और जितना लूट सकते हो उतना लूट लो उसको। तो ये किसके बारे में कहा गया है? क्या सिराजुद्दौला, क्या मीर जाफर, मीर कासिम, या नजमुद्दौला? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मीर जाफर के बारे में ये बात कही गई है। ठीक है, मीर जाफर के बारे में। और अंत में मीर जाफर को समझ में आ जाता है 3 साल बाद। तो 1757 में तो ये शासक बना था, लेकिन 1760 तक इसने जवाब दे दिया कि भाई
ना हो पाएगा, अब तो भैया नहीं हो पाएगा, अब तो हम नहीं चुका पाएंगे। और इस तरीके से इसको गद्दी पर से हटा करके मीर कासिम को अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठाया, लेकिन मीर कासिम तो बहुत ही खतरनाक निकल गया। नेक्स्ट होगा, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? दोस्तों डिंडीगुल कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है, एक क्षेत्र है। तो ये आधुनिक यहाँ पर शस्त्रागार का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1755 में। 1755 में। तो किसने किया था ये? क्या इमाडी चिक्क कृष्णराज, क्या हैदर अली, क्या टीपू सुल्तान, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हैदर अली, ठीक है। हैदर अली, मैंने आपको पहले बताया है कि 1755 में डिंडीगुल में हैदर अली के ही समय में शस्त्रागार स्थापित किया गया था। और यही शस्त्रागार जो है फ्रांसीसियों की मदद से इसने स्थापित की थी। और फिर 1761 में इसी के दम पर इसने क्या किया? राजा बन गया। आपको पता है कि जो कृष्ण राज था उसको हटा करके देवराज और नंद राज, दो वहां पर मंत्री होते थे, उनको हटा करके ये गद्दी को प्राप्त कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकालकर बाहर करेगा और अंततः पूरे भारत से निकाल देगा? अर्काट जो है वो कर्नाटक के क्षेत्र में आता था, मैसूर के क्षेत्र में। तो ये कह रहा है कि किसने ये घोषणा कर रखी थी? वह सार्वजनिक रूप से ऐसा बोलता था कि भाई पहले तो हम अंग्रेजों को अर्काट से बाहर निकालेंगे और बाद में हम पूरे भारत से ही उन्हें बाहर निकालेंगे। तो ये अनाउंसमेंट किसने किया था? क्या चंदा साहिब, क्या मोहम्मद अली, क्या हैदर अली, या टीपू सुल्तान? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हैदर अली द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। और हैदर अली जो है ये 1767 से लेकर के 69 तक एक युद्ध लड़ता है जिसको कहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी, आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन भारतीय राजाओं में एक विशेष बात यह थी कि जब वो किसी युद्ध को जीतते थे तो बहुत ज्यादा सामने वाले से बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते थे, बल्कि उनको लगता था कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, और इस सम्मान में वो मतलब अपना सीना चौड़ा करके और सामने वाले दुश्मन को वो छोड़ देते थे। आप मध्यकाल में देखिए, जैसे पृथ्वीराज चौहान है तो गौरी को कहते हैं कि 17 बार उन्होंने पराजित किया था, और बाद में क्या हुआ कि एक बार गौरी जीत गया था तो पृथ्वीराज चौहान को समाप्त कर दिया। और यहां पर भी देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का जीत हुआ और अंग्रेज इसमें हार गए थे, ठीक है। हैदर अली इसमें जीते थे, हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेज इसमें हार गए, लेकिन फिर भी हैदर अली उसको ऐसे ही छोड़ दिए अंग्रेजों को। लेकिन बाद में जब अंग्रेज जीतते हैं तो वो भैया बहुत कड़ी संधि करते हैं, जो कि आपकी पूरी की पूरी पावर खत्म हो जाएगी। तो अंग्रेज जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे, वो समझदार थे, बहुत तेज शार्प माइंड के थे, जबकि भारतीय शासकों में है ना सम्मान, प्रतिष्ठा, है ना, परंपरा, तो ये सब चलता है इस तरीके से। तो हैदर अली जो है ये दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जीत हासिल किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सी संधि हुई थी? तो मैसूर की संधि हुई, मैसूर की संधि, मैसूर की संधि याद रख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हैदर अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है, एक तरफ है युद्ध और दूसरी तरफ है संधि। कौन सा युद्ध किस संधि के साथ हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कल मैंने आपको इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक ही बता दिया था कि मामा श्री मैसूर गए। मामा श्री कहाँ गए? मामा श्री मैसूर गए। मैसूर गए याद कर लेंगे तो मैसूर की संधि याद आ जाएगी आपको, ठीक है। मैसूर की संधि मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि, ठीक है। और आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित 3 संधियां हैं। पहली संधि है मैसूर की संधि, मैसूर पहले आएगा, फिर आएगा मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि, ठीक है। मंगलौर की संधि क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे कर लो, मंगलौर, मंगलौर की संधि, ठीक है। और जो श्री से आता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोस्तों संधियां हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ। मद्रास की संधि ये तो आमने सामने ही लिखा हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुआ। मंगलौर की संधि ध्यान रखना, इसमें जो ये है ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ, लेकिन हैदर अली मारा गया तो बाद में इस युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया था। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है
इसमें केवल और केवल टीपू सुल्तान लड़ा था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि में ध्यान रखना, टीपू सुल्तान ने दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का आधा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया था। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, इसमें क्या किया गया कि टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का आधा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। तो आधा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया और अपने दो बेटों को, अपने दो बेटों को, दो पुत्रों को, दो बेटों को गिरवी के रूप में रख दिया। किसके पास दोस्तों? अंग्रेजों के पास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। तो यहां पर ये आमने सामने है, तो हम बताएंगे 1 2 3 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही सुमेलित है। एक तरफ है युद्ध और दूसरी तरफ है यहां पर सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों स्मिथ। ठीक है, यहां पर देखिए सारे नेतृत्व आपको नहीं याद करना है, दो नेतृत्व याद करना है। एक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पूछा जाता है जिसको आयरकूट ने लीड किया था, और चौथा जो है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, वो स्टुअर्ट याद कर लेंगे, स्टुअर्ट द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर लेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको याद कर लेंगे। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल मेडोज, ये भी बिल्कुल याद कर सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टुअर्ट। स्टुअर्ट का नाम कई बार पूछा गया है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? जनरल स्टुअर्ट ने किया था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर जो है बिल्कुल आमने सामने है, 1 2 3 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये सही सुमेलित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो हैदर अली की मृत्यु है 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो क्या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1767 से 69 के मध्य हुआ और मैसूर की संधि के साथ समाप्त हुआ। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से लेकर के 84 के मध्य हुआ, और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से लेकर के 92 तक हुआ, और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1799 में हुआ। क्लियर है? तो यहां पे कह रहा है कि किस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और इस युद्ध को बाद में लीड किसने किया था? हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि जो 1784 ईस्वी में हुई, इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैकेरिने, लॉर्ड स्टीफेंसन। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड स्टीफेंसन। ठीक है, नहीं मैकेरिने। दोस्तों देख लेना, या तो मेरे ख्याल से ये लग रहा है या ये लग रहा है, यहाँ पे लॉर्ड स्टीफेंसन है क्या? आप इस क्वेश्चन को देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका सही जवाब क्या है, आप ये सर्च करके देख लेना ये। ठीक है, या तो ये है या तो ये है, अभी इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, सर जॉन शोर था, लॉर्ड वेलेस्ली था। तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये गवर्नर जनरल जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसके समय में जो गवर्नर जनरल था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था। ठीक है, और 1772 से लेकर के 85 तक का जो शासनकाल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स का था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से लेकर के 85 तक होगा। ठीक है, कॉर्नवालिस जो है ये 1786 से लेकर के 93 तक था, और जो सर जॉन शोर है 1793 से लेकर के 98 तक था, और जो लॉर्ड वेलेस्ली है 1798 से लेकर के 1804 तक था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच
1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या क्या हुआ था? तो ये कह रहा है श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई इसमें क्या क्या समझौता हुआ था। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था। और तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था। और चौथा कह रहा है कि अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। तो दोस्तों इसमें से क्या क्या हुआ था? ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको। दूसरा है टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना हुआ था। ये बात भी सही है, टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में कंपनी को दिया था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना हुआ था, यानी कि सहायक संधि करना पड़ा था। ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने राजधानी में रखने का मतलब ये था कि आप सहायक संधि कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, गलत है। कोई भी ब्रिटिश रेजिडेंट जो है श्रीरंगपट्टनम में स्थापित नहीं होती। रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि कुछ अंग्रेज सेना का ग्रुप जो है आपके दरबार में रहेंगे, उनका खर्च आप देखेंगे, लेकिन वो आपके ही दरबार में रहेंगे, लेकिन वो आपकी जानकारी उधर अपने अंग्रेजों को पहुंचाते रहेंगे। तो ये तो नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। सहायक संधि में ये भी हो जाएगा। सहायक संधि की एक बड़ी चीज थी कि अंग्रेजी सेना जो है कुछ एक मात्रा में आपके दरबार में हमेशा रहेंगे, उनका खर्च भी आप देखेंगे, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, वो अंग्रेजों के लिए काम करेंगे। तो वो भी जो सहायक संधि है वो उसका एक विशेषता है। अगला देखते हैं कि अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और इस प्रकार दोस्तों हमारा जो स्टेटमेंट है 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2 और 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क किया? तो क्या ये फ्रांस के साथ, अरब के साथ, अफगानिस्तान के साथ या मॉरिशस के साथ? यहां पर दोस्तों कूट आप बना सकते हैं, जैसे कि ए के साथ केवल 1 कर सकते हैं, बी के साथ आप कर सकते हैं 1 एवं 2 कर सकते हैं, सी के साथ आप कर सकते हैं 1, 2 एवं 4 कर सकते हैं, और डी के साथ आप कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4 कर सकते हैं। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है कूट? तो यहाँ पर दोस्तों जो सही होगा वो डी सही होगा, यानी कि चारों के चारों, यानी कि चारों के साथ इनके राजनीतिक संबंध थे और चारों ही देशों में इन्होंने, इसके अलावा तुर्की वगैरह भी थे, बहुत सारे देश थे जहां पर यहाँ पर जो टीपू सुल्तान था उनके साथ संपर्क स्थापित किया हुआ था। इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा कि नेपोलियन जो फ्रांस का उस टाइम एक शक्तिशाली राजा था नेपोलियन, तो नेपोलियन को आमंत्रित किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा, क्योंकि टीपू सुल्तान एवं नेपोलियन जो थे वो मित्रवत संबंध में रखते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है टीपू सुल्तान के बारे में, और नीचे जो है वो कूट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था, और दूसरा स्टेटमेंट है कि टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी, और तीसरा स्टेटमेंट है कि टीपू ने माप तौल के विकास के पैमाने को अपनाया था, और चौथा स्टेटमेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा था। तो यहां पर सही जवाब आपको बताना है कि कौन सा है। इन कथनों का आपको चयन करना है दोस्तों। तो क्या केवल 1 मिनट रुकिए, क्या केवल 1, 2, 3 सही है? क्या केवल 1, 3, 4 सही है? 2, 3, 4 सही है? 1, 2, 3, 4 सही है? तो यहां पर आपको बताना है कूट के माध्यम से। आप इनमें से मैक्सिमम चीजें जानते होंगे टीपू सुल्तान के संबंध में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग जारी किया था। तो क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा?
तो दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। टीपू ने एक नया कैलेंडर एवं पंचांग लागू किया था, ये बात बिल्कुल सही होगा। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी, ये बात भी बिल्कुल सही होगा। टीपू ने माप तौल के लिए एक नए पैमाने को अपनाया था, ये बात भी बिल्कुल सही होगी, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, ये बात भी सही होगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के ये चारों के चारों सही हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूं। तो ये हमारा जो दोस्तों इसका ये चारों के चारों सही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना 1 2 3 4 ये चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान के विरुद्ध, जो तृतीय आंग्ल मैसूर था ना 1790 से लेकर के 92 तक, इसमें दोस्तों टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 लोग मिलजुल करके लड़ रहे थे। टीपू सुल्तान अकेले और दूसरी तरफ 4 लोग थे। तो इनका ग्रुप कौन कौन सा था? त्रावणकोर, हैदराबाद का निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। दूसरा कह रहा है कि त्रावणकोर एवं हैदराबाद के निजाम, मराठा एवं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी तो मित्र थे, तो ये तो होगा नहीं। रुहेलखंड बहुत दूर था। त्रावणकोर, मराठा एवं अंग्रेज ये भी नहीं है। रुहेलखंड, त्रावणकोर, निजाम एवं मराठा ये भी नहीं है। अंग्रेज तो निश्चित तौर पे थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज, इन चारों लोगों की संयुक्त सेना से टीपू सुल्तान लड़ रहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, इसके संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, थोप दी गई। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल 1 एवं 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है एवं सभी सही है। दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप पढ़िए इसको। पहला स्टेटमेंट करा कि इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये बात भी पूरी तरीके से क्या होगी? सही होगी। और तीसरा है कि वोडेयार वंश के एक बालक जो कृष्णराज द्वितीय था, इसको राजगद्दी पर बिठा करके मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये सभी सही है, ठीक है। ये भी सही है, यानी कि तीनों ही सही है। और ध्यान रखना 1834-35 के आसपास क्या किया गया कि कुप्रशासन का आरोप लगा करके मैसूर को हड़प लिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था? क्या कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। यानी कि भाई मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को यहां पे हरा सकता हूं, परंतु पूरे समुद्र को नहीं सुखा सकता। अंग्रेज एक बहुत बड़ी पावर है और दिक्कत यह है कि उनके साथ बहुत सारे भारतीय राजा भी सम्मिलित थे। तो हम भाई अंग्रेजों को यहाँ पे खदेड़ सकते हैं, लेकिन पूरे समुद्र को नहीं सुखा सकते, है ना। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? क्या हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, सिराजुद्दौला ने या मीर कासिम ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? टीपू सुल्तान द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक है। टीपू सुल्तान द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक दिन लंबी जिंदगी जीने से बेहतर यह है कि हम भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो भेड़ की तरह आप लंबी जीवन जीने से बढ़िया यह है कि शेर की तरह दहाड़ करके बिल्कुल एक ही दिन जिया जाए। तो ये स्टेटमेंट
किसने कहा था? क्या हैदर अली, क्या टीपू सुल्तान, क्या अली वर्दी खान या मीर कासिम? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? आप लोग जानते होंगे, टीपू सुल्तान द्वारा कहा गया था। शेर मैसूर कहते थे, और ध्यान रखना कि इसके झंडे पर क्या था? शेर का चिन्ह भी था। और ऐसी मान्यता थी कि टीपू सुल्तान ने एक बार मतलब जंगल में कहीं पर गया था ये, और एक ही वार से शेर के 2 टुकड़े कर दिया था। तो ये मान्यता भी मानी जाती है। इसके अलावा इसने क्या किया था? श्रृंगेरी के दोस्तों शारदा मंदिर, श्रृंगेरी के शारदा मंदिर, श्रृंगेरी के शारदा मंदिर जिसको मराठों ने लूट लिया था, उसको बनाने में हेल्प किया था। किसने? टीपू सुल्तान ने, ठीक है, दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपको विचार करना है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये सिख गुरुओं के बारे में स्टेटमेंट है। यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं सिख गुरुओं के बारे में, और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव, जो 1469 से लेकर के 1538 तक थे, मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, और उनका जन्म स्थान तलवंडी ननकाना, जो अब पाकिस्तान में है, था। तो क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना सिंह था, लहना सिंह इनका नाम था। क्या ये सही है? तीसरा है कि अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था। तो क्या ये सही है? आपको बताना है। और चौथा स्टेटमेंट है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया, तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई थी। तो क्या ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है? ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सिख गुरुओं के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने इसी चैनल पर अपने सिख गुरुओं के बारे में क्लास बनाया हुआ है, बिल्कुल 10 गुरुओं के बारे में बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं सिख गुरु के 10 जो गुरु, सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से आप जानना चाहते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके बारे में, तो वो सारी चीजें मैंने समेट करके बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। तो आप उस क्लास को देख करके फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पर। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे, ये बात बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, ये बात भी सही है। उनका जन्म तलवंडी या ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है। दूसरा कह रहा है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव थे, का मूल नाम लहना सिंह था, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, और उन्होंने अमृतसर नामक तालाब की स्थापना भी वहीं पर की थी। तो ये बात भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव हैं, इन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर है के नाम से प्रसिद्ध है, हरमिंदर साहिब की नींव रखी थी, और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन कर दिया, तथा मतलब कि इनके बाद से जो सिख गुरुओं में जो गुरु परंपरा थी वो वंशानुगत हो गई, तथा शहजादा खुसरो की मदद करके गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई गई। और दोस्तों ये अर्जुन देव ही होंगे जिन्होंने अपने गुरु वाला भेष, जो जैसे एक तरीके से गुरु का चोला होता है, उसको छोड़ करके राजसी चोले में ये रहते थे, राजा महाराजा की तरह ये अपना धारण कर लिए थे कपड़ा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोस्तों इनमें से सभी सही है, ठीक है, 1 2 3 4 चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था? तो किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांग धार्मिक कर वसूल करना प्रारंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया था? अभी मैंने बताया था कि इनमें से कौन होंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि इनमें से कौन होंगे। आप मुझे बताएं, सोचें, विचारें और बताएं। दोस्तों इसमें से सही कौन सा होगा? मैंने अभी बताया था आपको कि इसका सही जवाब क्या होगा, अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? अच्छा, वेलेजली जो है खुद को क्या कहता था? शेर ए बंगाल कहता था। खुद को क्या कहता था? ये शेर ए बंगाल, बंगाल का शेर। अपने आप को ये क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। तो ये भी अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल को शेर ए बंगाल कहते हैं, तो वेलेजली को। ठीक है, तो क्या इसने सहायक संधि किया था? क्या समामेलन मतलब सबको शामिल करने का, है ना, सबको अपने में जोड़ने का काम किया था? युद्ध की स्थिति क्या इसने लागू की थी या धोखेबाजी इसने की थी? तो इसमें से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये कह रहा है कि वेलेजली ने क्या नहीं किया था, इन चारों में से क्या नहीं किया था। तो क्या वेलेजली ने सहायक संधि किया था? बिल्कुल किया था। क्या समामेलन किया था? बिल्कुल किया था। क्या युद्ध किया था? बिल्कुल किया था दोस्तों। वेलेजली ने कई सारे युद्ध लड़े थे। और सबसे बड़ी बात यह है 1799 का जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, ये तो वेलेजली ने ही किया था। तो युद्ध भी किया था। और धोखेबाजी इसने दोस्तों कहीं भी धोखेबाजी नहीं की, ये चालाकी करता था लेकिन धोखेबाजी का प्रमाण नहीं मिलता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टीपू इसके वेलेजली के बारे में तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ नीतियां मैं बताता हूं, वो भी आप याद कर लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कभी पूछा जाए दोस्तों कि रिंग ऑफ फेंस की नीति या घेरे की नीति, घेरे की नीति या इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फेंस नीति या इसी को कहते हैं प्रकोष्ठ नीति, प्रकोष्ठ नीति किसने लागू की थी? तो आप किसको बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स को बताएंगे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बताएंगे, आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए सूर्यास्त का नियम किसने लागू किया था? सूर्यास्त का नियम ये टैक्स वसूलने का एक नियम था और ये दोस्तों स्थायी बंदोबस्त का एक पार्ट था। तो ये किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अहस्तक्षेप की नीति किसने लागू किया था? अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति किसने लागू किया था? तो ये दोस्तों किया था सर जॉन शोर ने, सर जॉन शोर ने, जिसका शासनकाल 1793 से लेकर के 1798 तक का था। अगर आपसे पूछा जाए सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि, सहायक संधि तो है ऊपर, सहायक संधि किसने लागू किया था? तो ये वेलेजली ने इसको लागू किया था। ठीक है, वेलेजली ने इसको लागू किया था, ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए हड़प नीति किसने लागू किया था? हड़प नीति अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप किसको बताएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड डलहौजी बताएंगे। ठीक है, डलहौजी बताएंगे। तो ये सब फैक्ट आप एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और नीचे कूट है। ठीक है, तो पहला है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, यानी कि इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। कौन? हरगोविंद जी। ठीक है, जो कि छठे गुरु थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गुरु गोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था और उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा जो कि दिल्ली में है बनाया गया था। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। केवल 1 2 3 सही है, केवल 1 2 4 सही है, केवल 1 3 4 सही है या 1 2 3 4 सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने सिख धर्म के बारे में पढ़ा हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। मैं पूरे सिख धर्म को बिल्कुल दोस्तों छोटे से क्लास में लेकिन बढ़िया तरीके से जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन सबको समेटते हुए एक क्लास लिया हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप अगर सिख धर्म के बारे में जो 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं तो जा करके वहां पर उस क्लास को देख लें। मैं आपको ये फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है, सिखों के
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहला स्टेटमेंट कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी कि स्वर्ण मंदिर के विपरीत अमृतसर की किलेबंदी की, उन सिखों को लड़ाकू बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये तो सही है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आपसे पूछा जाता है कि सिखों को लड़ाकू किसने बनाया था, तो ध्यान रखना छठे गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, इनका कभी भी आप पिक्चर देखेंगे, इनका अगर आप फोटो देखेंगे तो इनके हाथ में अक्सर कृपाण दिखाई देता है, तलवार दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनका मूल नाम क्या था, त्यागमल था। तो इनकी हत्या करवा दी थी, और हत्या कब करवा दी थी दोस्तों, 1675 ईस्वी में। क्यों हत्या करवा दी थी, क्योंकि इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो धर्मांतरण था उसको रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, कश्मीरी पंडितों का जो धर्मांतरण हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इनको शहीद कर दिया गया, और शहीद कहां किया गया था, दिल्ली के चांदनी चौक में। ठीक है, दिल्ली के चांदनी चौक में इनको शहीद करवा दिया गया था, और वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया गया है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिर्रे न दाद, यानी कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो ये किस सिख गुरु द्वारा कहा गया है, क्या अर्जुन देव द्वारा, क्या हरगोविंद द्वारा, क्या गुरु तेग बहादुर द्वारा, या गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा कहा गया है। और ध्यान रखना गुरु तेग बहादुर को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं दोस्तों हिंद की चादर। ये भी ध्यान रखना आपको, हिंद की चादर किसे कहते हैं, तो हिंद की चादर किसे कहते हैं दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को कहते हैं, जो कि 9वें गुरु हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु को बाकलाद बाबा, बाकलाद का बाबा भी कहा जाता है, तो ये भी किसको कहते हैं, गुरु तेग बहादुर को ही कहते हैं। गुरु तेग बहादुर को ही बाकलाद बाबा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनके संबंध में क्या सही है, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था, यानी कि गुरु बनाया गया था आनंदपुर में। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश यानी खालसा पंथ की स्थापना की थी। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि उन्होंने पाहुल प्रथा यानी कि जाति बंधन तोड़ने की, एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया था, यानी जाति व्यवस्था को समाप्त करने की प्रथा, जिसे पाहुल प्रथा कहते हैं। एक ही कटोरे में प्रसाद होता था और उसी में सब लोग ग्रहण करते थे। जाति व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल खत्म करने का प्रयास किया। तो क्या ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो दोस्तों ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। उन्होंने बचपन में 9 वर्ष जो है, जो गुरु गोविंद सिंह जी है, इन्होंने पटना में बिताया था, और इसीलिए पटना साहिब भी है वहां पर, आपको पता होगा। ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि मखोवल आनंदपुर में इनको क्या हुआ, गुरु निर्वाचित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और दोस्तों 5 कक्के दिए थे यहीं पे, 5 कक्के, या इसी को क्या कहते हैं, 5 ककार कहते हैं। ठीक है, जिसमें केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण धारण करने की बात कही गई थी। तो 5 ककार या 5 कक्के जो है धारण करने की बात कही गई थी। और जो चौथा स्टेटमेंट है कि उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने के लिए, ये भी पाहुल प्रथा भी पूछा जाता है। पाहुल प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया था, तो ये भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरीके से सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। तो दोस्तों इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो जफरनामा है। एग्जाम में इसी के बारे में बार बार पूछा जाता है। हालांकि ये चार के चारों जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, वो सब गुरु गोविंद सिंह जी की हैं, तो ये भी चारों के चारों गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं होंगी। नेक्स्ट होगा किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लवगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था। तो क्या गुरु तेग बहादुर होंगे, क्या गुरु गोविंद सिंह जी हैं, क्या बंदा बहादुर हैं, या राजा रणजीत सिंह हैं। तो दोस्तों जो बंदा बहादुर थे, जो कि 11वें गुरु नहीं कहना चाहिए इनको, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो गुरु एक तरीके से इनके उत्तराधिकारी के रूप में बनाए गए थे, और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आपको पता है कि गुरु परंपरा समाप्त कर दी गई थी। और जो बंदा बहादुर है ना, बंदा बहादुर है दोस्तों, ये बंदा बहादुर फर्रुख शेर के द्वारा
शहीद कर दिए गए थे। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बंदा बहादुर द्वारा ही लौहगढ़ में मजबूत किला बनवाया गया था। नेक्स्ट होगा, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? क्या बहादुर शाह प्रथम, क्या फर्रुख सियर, क्या मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय? तो दोस्तों ये फर्रुख सियर द्वारा शहीद करवा दिए गए थे बंदा बहादुर, आपको ध्यान रखना है, जो सिखों के 11वें गुरु है। नेक्स्ट होगा, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों एक होता है खालसा पंथ और एक होता है खालसा दल। इसको दल खालसा कहते हैं, सामान्य भाषा में दल खालसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे खालसा दल लिखा हुआ है तो एक ही बात है। खालसा पंथ की बात होगी तो ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी होंगे। लेकिन खालसा दल की बात होगी तो कपूर सिंह, ध्यान रखना, कपूर सिंह। ठीक है, कपूर सिंह अगर ऑप्शन में नहीं होगा तब आप गुरु गोविंद सिंह जी को बताएंगे। तो कपूर सिंह द्वारा दल खालसा की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट होगा, रणजीत सिंह, जो कि आपको पता है सुकरचकिया मिसल के थे और 1792 में ये राजा बने थे और 1739 तक ये राजा थे। ठीक है, ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम सजाइए। तो इनका सीक्वेंस आपसे कह रहा है कि रणजीत सिंह जो है इन्होंने बहुत बड़े एरिया को जीता था और उनके जीतने का सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले इन्होंने लाहौर को जीता था और लाहौर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे पूछा जाता है कि रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो रणजीत सिंह की राजधानी जो है वो लाहौर है। ध्यान रखना है, इनकी राजधानी क्या होगी? रणजीत सिंह की राजधानी दोस्तों लाहौर होगी, आपको ध्यान रखना है, लाहौर। ये तो पहली बात है। फिर इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यहीं पर इन्होंने अदालत ए आला की स्थापना की थी, जो कि इनका न्यायालय हुआ करता था और बहुत फेमस न्यायालय था। एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि अदालत ए आला की स्थापना किसने किया था? तो ये राजा रणजीत सिंह ने किया था। और ये पूछा जाता है कि राजा रणजीत सिंह द्वारा अदालत ए आला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये लाहौर में की गई थी। ठीक है, ये एक ही आंख से देखते थे राजा रणजीत सिंह। और इनका एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि ईश्वर चाहता था कि हम अपने प्रजा के सभी व्यक्तियों को बिल्कुल समान दृष्टि से देखें, एक ही नजर से देखें, भेदभाव न करें, और इसीलिए ईश्वर ने हमें एक ही आंख दी है। तो ये स्टेटमेंट भी किसका है? राजा रणजीत सिंह जी का है। ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े थे। तो इनका सीक्वेंस पूछ रहा है तो सबसे पहले लाहौर होगा, लाहौर के बाद अमृतसर होगा और इसके बाद कांगड़ा होगा और फिर कश्मीर होगा। ध्यान रखना है कि कश्मीर पर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ था। ठीक है, कश्मीर पर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ था, इन्होंने इस पर नियंत्रण किया था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमारा बिल्कुल सही सीक्वेंस होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी? क्या लाहौर को जीतने के बाद, क्या अमृतसर को, मालवा को या कांगड़ा को? तो दोस्तों जब इन्होंने अमृतसर को जीता था, अमृतसर को जीतने के बाद इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमृतसर को जीतने के बाद। नेक्स्ट होगा, राजा रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? जमजमा नामक तोप की प्राप्ति इनको कब हुई थी दोस्तों? जमजमा नामक तोप की जो प्राप्ति हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमृतसर विजय अभियान के तहत इनको जमजमा नामक तोप का, जमजमा एक तोप है, इसको इन्होंने प्राप्त किया और इस जमजमा तोप से ही इन्होंने कई सारे युद्धों को बाद में जीत हासिल की। तो अमृतसर विजय अभियान के बाद इन्होंने जमजमा नामक तोप को पाया था, ग्रहण किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी को छीना था? तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने भंगी, जो भंगी दोस्तों ये मिसल होगा, भंगी मिसल, यही भंगी मिसल था यहाँ पर अमृतसर में और लाहौर में भंगी मिसल था, उसको इन्होंने जीत लिया था। भंगी मिसल से इन्होंने छीना था। मिसल क्या होता है? 12 ग्रुप हुआ करते थे अलग अलग एरिया में पंजाब के। ठीक है, पंजाब के अलग अलग एरिया में 12 मिसलें हुआ करती थी। ठीक है, और सबके अपने अपने ग्रुप थे। इनमें जो ये राजा रणजीत सिंह थे ये सुकरचकिया मिसल के थे और जो लाहौर और अमृतसर था ये भंगी मिसल का था और इन्होंने भंगी मिसल को ही जीत लिया था। ठीक है, और ये स्वयं किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे। ठीक है, इन्होंने जब राजा बने थे दोस्तों, इनके पिताजी एक सरदार थे, एक मिसल के हेड थे। ये 1780 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये 1792 में राजा बनते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 12 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे, आपको ध्यान रखना है। इनकी एक प्रसिद्ध जो क्वेश्चन एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि है इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे।
अमृतसर की संधि, ठीक है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, तो राजा रणजीत सिंह होंगे और दूसरी तरफ होंगे दोस्तों मिंटो प्रथम होगा, ठीक है, मिंटो प्रथम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मिंटो प्रथम का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है, तो मिंटो प्रथम का जो शासनकाल होगा ये होगा 1800 दोस्तों 4 से लेकर के, नहीं 1807 से लेकर के 1807 से लेकर के और ये होगा 1813 तक, ठीक है। 1807 से लेकर के 1813 तक का इसका शासनकाल होगा मिंटो प्रथम का, ठीक है। वहीं राजा रणजीत सिंह की बात करेंगे तो 1792 से लेकर के 1739 तक थे। जैसे ही 39 में इनकी मृत्यु होती है, इसके बाद अंग्रेज पंजाब पर हावी हो जाते हैं और रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हुए वो खड़क सिंह हुए। क्लियर है, खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी थे। तो ये भंगी मिसल है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी भंगी मिसल को ही इन्होंने लाहौर और अमृतसर को जीता था। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो एक तरफ होंगे रणजीत सिंह द्वारा की गई संधियां और दूसरी तरफ होगी इनकी सूची, ठीक है। तो अमृतसर ये आ भी गया। अमृतसर की संधि इन्होंने किसके साथ की थी, मिंटो प्रथम के साथ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। रोपड़ की संधि 1831 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ किया था। रोपड़ की संधि ये कुछ खास संधि नहीं है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस इनका एक औपचारिक मेल मिलाप था, बस और कुछ नहीं था। विलियम बेंटिक ने बहुत इनकी सराहना की थी, तो बस इतना ही है, ठीक है। फिर त्रिपक्षीय संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1838 में कहीं कहीं इनको 1836 बताया जाता है, जो त्रिपक्षीय है कहीं कहीं पर इसको 1836 बताया जाता है। इसमें लॉर्ड ऑकलैंड होगा, ईरान का जो नवाब होगा शाह शुजा होगा। हालांकि ये उस समय नवाब नहीं था, ध्यान रखना, ये उस समय ईरान का नवाब नहीं था, लेकिन इस संधि में ये तय किया गया कि यही शाह शुजा जो होगा ये ईरान का राजा बनेगा और यही शाह शुजा। इसमें तीसरे कौन होंगे, रणजीत सिंह होंगे, ठीक है, रणजीत सिंह। तो 3 लोग मिलकर के ये संधि किए थे, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संधि कहते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड जो उस टाइम गवर्नर था, और ऑकलैंड का शासनकाल कब से कब तक है, तो ये 1836 से लेकर के 1842 तक का इसका समय काल होता है। और इसी के दौरान इसने जीटी रोड बनवाया था, जो कि पाकिस्तान के पेशावर तक जाता था। तो लॉर्ड ऑकलैंड होगा। इसके बाद शाह शुजा, ये निष्कासित था, ये ईरान का राजा बनाने के लिए इन्होंने ये तय किया था। और दोस्तों इसी संधि के बाद क्या हुआ था, अफगान युद्ध शुरू हो गया था और इसको अफगान युद्ध शुरू हो गया था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, और इसको वहां का राजा बनाया गया था अफगानिस्तान का, ठीक है, अफगानिस्तान ईरान क्षेत्र का इसको राजा बनाया गया। और इसने क्या किया, इसने दोस्तों कोहिनूर हीरा दिया था राजा रणजीत सिंह को, ठीक है, कोहिनूर हीरा दिया था राजा रणजीत सिंह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो ये आमने सामने लिखा हुआ है, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि, जो कि 1809 ईस्वी में हुआ था, किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित किया गया था। 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। तो ये कह रहा है कि जो अमृतसर की संधि हुई थी उसमें किस नदी को बॉर्डर मान लिया गया था, कि भाई इसके इधर तो अंग्रेजों का राज्य होगा और इसके इधर जो होगा ये राजा रणजीत सिंह का राज्य होगा, ठीक है। तो मैं आपको मैप में बता देता हूं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों यहां पर है, आपको पता है सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी जो है आपको पता है यहां पर है इस तरीके से, और सतलज नदी को ही बॉर्डर बनाया गया था, ठीक है। सतलज नदी के जो होगा, सतलज नदी के जो इधर का क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, ये ब्रिटिश क्षेत्र होगा, ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र होगा, ये माना गया था इस संधि में। और इसके इधर का जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये रणजीत सिंह का क्षेत्र होगा, ठीक है, रणजीत सिंह का क्षेत्र होगा। यानी कि जो सतलज नदी है यही बॉर्डर माना गया था। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो सतलज नदी को ही बॉर्डर बनाया गया था, आप इसको भी याद कर लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे, इन्होंने किसको किसको शामिल किया था, तो वंतुरा को, अलार्ड को, कोर्ट एवं गार्डनर को, एवी टेबल को, दोस्तों इन्होंने सबको शामिल किया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट होगा, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। पंजाब में अगर पूछा जाएगा सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, सिख धर्म की स्थापना अगर पूछा जाएगा और सिख राज्य की स्थापना किया जाएगा, इन दोनों में अंतर होगा। अगर बात होगी सिख धर्म की तो ये नानक जी होंगे, कौन होगा, नानक जी, ठीक है, नानक जी, गुरु नानक जी होंगे। लेकिन अगर सिख राज्य की बात होगी तो ये कौन होगा दोस्तों, राजा रणजीत सिंह होंगे, ठीक है, राजा रणजीत सिंह द्वारा सिख राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट होगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
1845-46 में, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो यही पंजाब राज्य का अंतिम शासक होगा। ध्यान रखना आपको कि जब तक राजा रणजीत सिंह थे, अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर चढ़ाई नहीं की गई। एक दो बार प्रयास किया गया था, लेकिन राजा रणजीत सिंह उन्हें पराजित कर दिए थे। और उसके बाद 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि कर लिया था अंग्रेजों ने। किसके साथ? रणजीत सिंह के साथ। तो अमृतसर की संधि हो गई, और इसके बाद रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज कभी भी जुर्रत नहीं किए कि वो पंजाब की ओर आंख उठाकर देखें। लेकिन 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जब राजा रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिंह की मृत्यु होती है, और इसके बाद अंग्रेज फिर से पंजाब की ओर देखना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के दौरान दोस्तों यहाँ पर पंजाब पर इन्होंने, इस समय पंजाब का जो राजा होगा, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? ये हुए दोस्तों खड़ग सिंह। कौन हुए? खड़ग सिंह। ठीक है। लेकिन खड़ग सिंह के बाद जो अगले इनके उत्तराधिकारी हुए, ये हुए दिलीप सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह। एक दो और होते हैं बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दिलीप सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह ही वो शासक थे जिनके समय में अंग्रेज लगातार प्रयास करते हैं पंजाब को जीतने के लिए। और इस दौरान दो युद्ध होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि दो युद्ध होते हैं, दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध कब होगा? आंग्ल सिख युद्ध कब होगा दोस्तों? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होगा वो 1845 से लेकर के 46 तक होगा। और इसके बाद इसमें लगभग बराबर की कंडीशन थी। तो 46 में क्या हो गया? 1846 में क्या हो गया? लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि हुई और दोनों की सेना पीछे हो गई। तो लाहौर की संधि हो गई और दोनों की सेना क्या हो गई? पीछे हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने वापस से फिर एक दो साल बाद फिर से प्रयास किया, और 1848 से लेकर के, ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है। ठीक है, 1848 से लेकर के 49 तक ये युद्ध होता है। और इसी के दौरान दोस्तों एक युद्ध बहुत फेमस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध। और चिलियावाला का युद्ध जो है, यही अंतिम निर्णायक युद्ध था। इसके बाद पंजाब का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब को ग्रहण कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चिलियावाला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेजों के बीच में हुआ था और दिलीप सिंह के बीच में हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि दिलीप सिंह के सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये दोस्तों शेर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि दिलीप सिंह के सेनापति थे, शेर सिंह। ठीक है, और अंग्रेजी जो सेनापति था, अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया था, इसमें गफ था। ठीक है, गफ, ह्यू गफ नाम था उसका, ह्यू गफ। तो गफ इसका नाम होगा, आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेज आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो पंजाब राज्य का शासक दोस्तों उस टाइम कौन था? दिलीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। और एक तरफ होगा यहाँ पे संधियां, और दूसरी तरफ होंगी दोस्तों यहाँ पे ईयर। और जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत ध्यान से समझना है। तो लाहौर की संधि कब होगी? जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। तो ये 46 में लाहौर की संधि हुई थी, तो ये 1846 आमने सामने लिखा हुआ है। फिर भैरववाल की भी संधि हुई थी 1846 में ही। और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब कर लिया गया? 1849 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखना है। एक दोस्तों सिंध का विलय, जो कि पंजाब का पड़ोसी राज्य था, तो सिंध का विलय, और दूसरा दोस्तों पंजाब का विलय। इन दोनों को एक साथ आप याद कर लेंगे, पंजाब का विलय। ठीक है, सिंध का विलय और पंजाब का विलय। जो सिंध का विलय है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1843 में। और पंजाब का विलय कब हुआ था? 1849 में। जो सिंध का विलय किया था, ये गवर्नर कौन था? तो एलन बरो था। एलन बरो, ये पूछा जाता है, आप इसको रट लेंगे, एलन बरो। ठीक है, और जो पंजाब का विलय किया था ये कौन था? तो इस समय दोस्तों डलहौजी था। ठीक है, 48 से लेकर के 56 तक लॉर्ड डलहौजी था, तो इसलिए डलहौजी का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आमने सामने लिखा हुआ है, तो इसलिए हम सही जवाब क्या बताएंगे? 1 2 3 बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो सिंध का विलय आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी राज्य में कब किया गया था? अच्छा, किसके समय में किया गया था? तो क्या लॉर्ड एलनबरो होगा, क्या ऑकलैंड होगा, क्या लॉर्ड हॉर्डिंग होगा, या लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा?
तो दोस्तों सिंध का जो विलय था ये 1843 में, अभी मैंने बताया था ईयर पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो एलन बरो का शासन काल है ये 1842 से लेकर के 1844 तक का शासन काल होगा। जो लॉर्ड ऑकलैंड है 1836 से लेकर के 1842 तक का इसका शासन काल होगा। जो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम है, हॉर्डिंग प्रथम, ये 1807 से लेकर के 1813 तक का शासन काल होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन काल 1813 से लेकर के 1823 तक का इसका शासन काल होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिंध का विलय, तो अभी मैंने बताया था लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो के समय की दो इंपॉर्टेंट घटनाएं, एक तो सिंध का विलय किया था और दूसरा दोस्तों इसने, ध्यान रखना आपको, कि दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा का अंत कभी भी पूछा जाए भारत में, दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो दास प्रथा का जो अंत किया गया ये भी लॉर्ड एलन बरो के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, लॉर्ड मैकाले को, अलेक्जेंडर बर्न्स को, आउटरम को, या चार्ल्स नेपियर को। अब ये कह रहा है कि सिंध विलय किसने किया था, नहीं, सिंध को जीता किसने था। तो दोस्तों 1843 में मैंने अभी बताया था आपको कि सिंध को जीत लिया गया था, विलय कर लिया गया था, और उस समय एलन बरो जो था वो गवर्नर था, एलन बरो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कह रहा है कि उस समय इस जीत का श्रेय किसे दिया जाता है, मतलब किस सेनापति द्वारा सिंध को जीत लिया गया था, तो इस समय नेपियर था, ध्यान रखना, चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को जीता गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद कर लेना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। तो मैंने आपको ये सीक्वेंस पहले भी बता दिया है, अभी फिर बता रहा हूं। वेलेस्ली का जो शासन काल है दोस्तों, इसे ये खुद को शेरे बंगाल कहता था, और इसका शासनकाल 1798 से लेकर के, वेलेस्ली की सहायक संधि, तो इसका जो शासनकाल है 1798 से लेकर के 1804 तक का इसका शासनकाल होता है। तो कभी भी पूछा जाए वेलेस्ली की सहायक संधि कब प्रारंभ हुई थी, तो 1798 में ही प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हैदराबाद द्वारा ये सहायक संधि किया गया था 1798 में, क्लियर है। इसके बाद मैसूर किया गया, मैसूर के द्वारा दोस्तों 1899 में, और ध्यान 1799 होगा ना, 1799, क्लियर है। और इसी टाइम जो टीपू सुल्तान है उसको मार करके, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैसूर में कृष्णराज द्वितीय, जो कि वाडियार वंश का शासक था, एक छोटा सा बालक था, उसको गद्दी पर बैठा करके इन्होंने सहायक संधि कर लिया था, तो 1799। फिर तंजौर था, तंजौर भी 1799। ठीक है, तंजौर भी कब दोस्तों, 1799 होगा। ठीक है, इसके बाद जो अवध है 1801, अवध का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अवध द्वारा सहायक संधि कब की गई थी, 1801 इंपॉर्टेंट होगा। फिर पूना के जो पेशवा थे इन्होंने 1802 में सहायक संधि की, और इनकी जो संधि है इसी संधि को बसीन की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, बसीन की संधि कहते हैं, या बेसिन की संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बेसिन की संधि आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ था बसीन की संधि, तो ये 1802 में हुआ था। ठीक है, ये एक सहायक संधि थी। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हम ये सीक्वेंस में ही दे दिया है, 1798, 99, 99, 1801, 1802, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है दोस्तों। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ये सीक्वेंस में है, इसको आपको याद कर लेना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये किसने कहा, क्या लॉर्ड वेलेस्ली ने, थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड डलहौजी ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहने वाला कौन था, ये कहने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली इसने कहा था कि भाई हमारी जो नीतियां है ना और हमारे जो लक्ष्य हैं भारतीय राज्यों को बिल्कुल शून्य की स्थिति में पहुंचा दिए थे, क्योंकि जो सहायक संधि इसकी नीति थी वह बेहद सफल नीति थी। सहायक संधि द्वारा यह सभी राज्यों को बिल्कुल घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने, या कंपनी उनकी सहायक बनी। सहायक संधि में क्या था, कंपनी कहती थी, कंपनी क्या कहती थी कि भाई आपके राज्य में एक छोटी सी सेना रहेगी, आपका जो राजा है, अलग अलग राजा है, तो इनके राज्यों में एक ब्रिटिश टुकड़ी रहेगी, इनका खर्च जो होगा वो यहीं का राजा देखेगा, और बदले में कभी भी आपके ऊपर मुसीबत होगी तो कंपनी आपकी हेल्प करेगी। सहायक संधि। तो ये किसने कहा था कि भाई जिस दिन, उसी दिन आपकी स्वतंत्रता, आपकी सारी शक्ति समाप्त हो गई, आपका अस्तित्व समाप्त हो गया जिस दिन कंपनी द्वारा सुरक्षित बने। कंपनी कह रही है कि हम आपको सुरक्षा देंगे,
और उनकी सहायक बन गई, कंपनी की सहायक बन गई। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कार्ल मार्क्स के स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट होगा, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन है? भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? डुप्ले को, वेलेस्ली को, लॉर्ड डलहौजी को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डुप्ले को, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। क्लियर है? लॉर्ड वेलेस्ली भी सहायक संधि को फॉलो करता है, और जो डलहौजी है इसने व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया था। व्यक्तिगत सिद्धांत इसी के द्वारा लागू किए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो सहायक संधि को दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ये व्यापक तौर पे लाया गया था। 1798 में सहायक संधि को इसने व्यापक तौर पे लागू किया, और लागू करने वाला जो इसको स्वीकार करने वाला पहला शासक था, उसका नाम क्या था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। राजा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य आपसे पूछा जाएगा। राजा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे हैदराबाद का निजाम। क्लियर है? हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो एक तरफ है दोस्तों पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठगों का दमन, विलियम बेंटिक, और मैकाले की शिक्षा नीति, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ईयर बता देता हूं। तो सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का 1813 से लेकर के 1823 तक का शासनकाल होगा। एमहर्स्ट का जो शासनकाल है दोस्तों 1823 से लेकर के 1828 तक का शासनकाल है। विलियम बेंटिक का 1828 से लेकर के 1835 तक का शासनकाल होगा। नहीं, विलियम बेंटिक दोनों दे दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 1828 से लेकर के 1835, ठीक है, ये दोनों काम ही विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। अब पिंडारियों का दमन कब हुआ था? ये पिंडारियों का दमन उसी टाइम हुआ था दोस्तों। ये पिंडारी जो है, ये मराठा प्रथम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1800, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, 1817-18 में। ठीक है, तो 1817-18 में पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था ये 1824 से 26 तक हुआ था, 24 से 26 तक हुआ था। और इसके बाद यान्डबू की संधि हो गई थी। और ठगों का जो दमन था 1830 में कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था बेंटिक के द्वारा, और मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में। ठीक है, 1835 में। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 हम इसको इस तरीके से सुमेलित करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ होगा इनके काम, जो कार्य हैं या जो घटनाएं हैं, और दूसरी तरफ है इनके नाम। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त, लॉर्ड डलहौजी। नहीं, ये आमने सामने नहीं है, ये आपको सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड हॉर्डिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, चार्ल्स मेटकाफ। ये बिल्कुल भी आमने सामने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया ABCD लिख लेंगे, ABCD लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसने किया था? यानी कि इसी को कहते हैं कि भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। अगर कभी ऐसा पूछा जाए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। और चार्ल्स मेटकाफ का शासनकाल है 1835 से लेकर के 36 तक। ये मात्र 1 वर्ष तक था। ये कुछ अच्छे काम किया था, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया था, इसीलिए इसको बुला लिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि समाचार पत्रों का जनक किसे, स्वतंत्रता का जनक किसे कहते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। 1835-36 इसका शासन। पहले मैं सबका शासनकाल ही बता देता हूं। जो लॉर्ड हॉर्डिंग है, हॉर्डिंग प्रथम होगा, 1807 से लेकर के 1813 इसका शासनकाल होगा। लॉर्ड ऑकलैंड होगा 1836 से लेकर के 42 तक का शासनकाल होगा। लॉर्ड डलहौजी होगा 1848 से लेकर के 1856 तक का इसका शासनकाल होगा। ठीक है, और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो था ये 1836 में लगाया था, और चार्ल्स मेटकाफ द्वारा। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों 1838-39 में हुआ था। 1838-39 में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। और ये किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही हुआ था। ये बिल्कुल आमने सामने ही हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, A के नीचे 4 लिख लेंगे, और B के साथ 2 लिख लेंगे। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1775 से लेकर के 82 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख, नहीं सिख है, ये मुझे लगा मराठा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, अभी मैंने आपको बताया था 1845-46 में। फिर लाहौर की संधि हुई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों ये 1845-46 में हुआ था ना। तो ये हुआ था
लॉर्ड हॉर्डिंग है ये ना, सॉरी मुझे लगा लॉर्ड प्रथम मिंटो प्रथम है, लॉर्ड हॉर्डिंग है। और हॉर्डिंग का जो शासनकाल है 1800, इसका शासनकाल 1842 से लेकर के 44 से लेकर के 1844 से लेकर के 48 तक का इसका शासनकाल होता है। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग का 1844 से लेकर के 48 तक का शासनकाल होता है। और लॉर्ड हॉर्डिंग के ही समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो ये हो जाएगा सी के साथ 3 हो जाएगा। ठीक है, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है 1856 में ये पारित किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया गया था, और ये डलहौजी के समय में पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा डी के साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 3 1 4 2 3 1 दोस्तों बी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि गोद लेने पर प्रतिबंध लगाने वाला, है ना, इसी को क्या कहते हैं, व्यवगत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने किस गवर्नर जनरल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि गोद लेना दत्तक पुत्र को अलाउड नहीं होगा? ये किसने कहा था? क्या वेलेजली होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा, लॉर्ड हॉर्डिंग होगा, या विलियम बेंटिक होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये 1848 में इसने लागू किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डलहौजी के जप्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालानुक्रम सजाइए। डलहौजी ने जो जप्ती या हड़प नीति लागू किया था, इनका सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, तो मैंने आपको सीक्वेंस इसमें बताया था। ठीक है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो ये सीक्वेंस है इनका, बिल्कुल सीक्वेंस में। तो सतारा पहले नंबर पे, संबलपुर और जैतपुर, जैतपुर पहले था, संबलपुर बाद में होगा, फिर बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। झांसी का ईयर आपसे पूछा जाता है, 1853 में झांसी को हड़पा गया था, और नागपुर को 1854 में हड़पा गया था। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये बिल्कुल आमने सामने है। नेक्स्ट होगा, एक तरफ है एक तरफ है घटनाएं, जैसे सुगौली की संधि, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, और दूसरी तरफ है दोस्तों इनकी अवधि, और आपको करना है सुमेलित। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही लिख गया है। सुगौली की संधि हुआ था 1814 से लेकर के 16 के मध्य, जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, उसके बाद सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। ठीक है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक, और फिर यांडबू की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1852 में हुआ था, कैनिंग के समय में। और सबसे अंतिम अंग्रेजों का जो विस्तार था भारत में, तृतीय आंग्ल बर्मा के साथ, और 1885-86 में, और इसके तहत बर्मा को इन्होंने भारत में मिला लिया था। हालांकि बर्मा को फिर भारत से अलग कब किया गया? बर्मा मतलब म्यांमार, तो म्यांमार को फिर अलग कब किया गया भारत से? ये बहुत बाद में बर्मा शामिल हुआ था, 1885 में, 86 में। और कुछ ही दिन बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि बर्मा में कुछ है नहीं, है ना, बर्मा को हमने खाली पीली प्रशासन के मामले में हमने लेकर के उसका प्रशासनिक खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया था? भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया था दोस्तों? भारत से बर्मा को अलग कर दिया। तो ये भी पूछा जाता है, बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही बर्मा को या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। और बर्मा को मिलाया कब था? 1885-86 में, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में, लॉर्ड डफरिन के समय में। क्लियर है? तो ये बिल्कुल आमने सामने होगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या ये गवर्नर जनरल थे या गवर्नर थे? आप सोच करके बताइए। और दूसरा कह रहा है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो क्या ये विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये तो सही है। 1833 में क्या हुआ था? ये जो विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये तो गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये वाला सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा सही पूछ रहा है, तो केवल और केवल दो सही होगा, केवल और केवल दो सही होगा, क्योंकि पहला तो गलत हो गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अभी मैंने आपको बताया था। तो राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ होगी? क्या अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी या पेशावर? तो दोस्तों राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी होगी वो लाहौर होगी, और लाहौर में इन्होंने अदालत ए आला बनाया था, अदालत ए आला, अदालत ए आला बनाया था। आप इसको याद कर लेंगे, ये इनका न्यायालय था और बहुत फेमस था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। लाहौर में ही इन्होंने बनाया था। दूसरी बात, इन्होंने अमृतसर की संधि कब किया था? तो ये किया था 1809 में। क्लियर है, ये भी आप याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाहौर के बारे में दोस्तों 2-3 फैक्ट मैं बताता हूं, वो आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये लाहौर राजा रणजीत सिंह की राजधानी होगी, लेकिन लाहौर एक और किसी की राजधानी थी। तो जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो इसमें दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ऐबक था इसकी राजधानी भी कभी पूछा जाए तो आप लाहौर बताएंगे। ठीक है, लाहौर। तो ये एक तो राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, और दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। और तीसरी बात दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जो ये आर्य समाज था, आर्य समाज का मुख्यालय पूछा जाएगा आपसे। आर्य समाज का मुख्यालय भी कहां था? लाहौर था। ठीक है, आर्य समाज का मुख्यालय भी लाहौर होगा। तो ये लाहौर के बारे में कुछ बातें हैं, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक और पूछा जाता है कि लाहौर में किसका वो है मकबरा? तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा भी कहां पर है? तो जहांगीर का मकबरा भी कहां, जहांगीर का मकबरा सही है, तो जहांगीर का मकबरा भी कहां है? लाहौर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए कौन सा एक संभव कारण नहीं था? दिल्ली में जो नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उसके पीछे का कौन सा एक, 3 तो इसके रीजन है, एक उसका रीजन नहीं होगा। तो कमजोर मुगल सम्राट था, इसलिए नादिर शाह का आक्रमण सफल हो गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी हमारा क्षेत्र है वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत रक्षा कवच नहीं था। लोग वहां पर, राजा मजबूत नहीं थे, या वहां पे मजबूत हमारे पास सुरक्षा कवच नहीं था, इसलिए उसको भेदते हुए ये अंदर आ गया दिल्ली में, इसलिए ये सफल हो गया। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी की गई, क्या? इसलिए ये भी एक सही है। और आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, क्या? जो आक्रमण किया था नादिर शाह, उसके पास सैन्य एकदम प्रौद्योगिकी था, टेक्नोलॉजी एडवांस था, इसलिए वो सफल हो गया। तो इनमें दोस्तों 3 तो सफलता के कारण हैं, एक उसके सफलता का कारण नहीं है, और जो सफलता का कारण नहीं है वो डी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नादिर शाह के पास कोई बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी थी, कुछ भी नहीं था। वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भारतीय राजाओं से बहुत एडवांस हो, ऐसा नहीं था। बस दिक्कत ये थी कि यहाँ पे एक तो मुगल सत्ता जो है बहुत ही कमजोर स्थिति में थी। मोहम्मद शाह जो कि रंगीला के नाम से जाना जाता है, वो अपनी दुनिया में मस्त था, और उत्तर पश्चिमी सीमांत में कोई मजबूत रक्षा, कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं था। जो राजा थे वो सब आपस में लड़ रहे थे। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी की गई, इनफैक्ट कोई तैयारी ही नहीं की गई। बाद में जाकर के करनाल में अवध का नवाब आता है शहादत खान, और वो भी करनाल के युद्ध में मारा गया था 1739 में। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी तैयारी इनकी नहीं थी। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केरल के राजा जो मार्तंड वर्मा है, इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही नहीं है? अच्छा, मार्तंड वर्मा के बारे में एक फैक्ट, जैसे इनका नाम आए, एक इन्होंने युद्ध लड़ा था, कोलाचेल का युद्ध, कोलाचेल का युद्ध। तो ध्यान रखना है, कोलाचेल का युद्ध किसने लड़ा था? ये लड़ा था मार्तंड वर्मा, जो कि केरल के थे। कब दोस्तों ये लड़े थे? इन्होंने 1741 में इन्होंने डचों को पराजित किया था। डचों को क्या कर दिया था? डचों को पराजित किया था, ये आपको ध्यान रखना है, पराजित किया था। ठीक है, कोलाचेल के युद्ध में डचों को इन्होंने भारत से बाहर खदेड़ दिया था। तो उसने त्रावणकोर पर शासन किया था, ये बात सही है। कौन सा एक सही नहीं है? उसने सामंतों का दमन किया था, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की थी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसने यूरोपीय अधिकारियों को कोई रिश्वत दिया था, ये खुद बहुत स्ट्रॉन्ग शासक था। तो बाकी 3 तो सही होंगे, लेकिन चौथा वाला गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राज्य अपहरण नीति, जिसे हड़प नीति कहते हैं,
व्यवगत सिद्धांत कहते हैं राज्य अपहरण की नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। क्या राज्य अपहरण नीति में किसी भी राजा को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था? ये पहला स्टेटमेंट है। कौन सा एक सही है कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि शासक की मृत्यु के बाद इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, नहीं दी। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के बाद इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया था। और अगला कह रहा है कि इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। तो ये कह रहा है राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इसने गोद लेने से मना कर दिया था, ये ज्यादा सही है। नेक्स्ट होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों ये आपको पता है कि मैसूर की संधि के साथ समाप्त हुआ और इसमें हैदर अली जो है ये जीत गया था। लेकिन वहीं पर जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, पोर्टो नोवो के युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में। ठीक है, 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट होगा प्लासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय दोस्तों बंगाल का नवाब कौन था? क्या मीर जाफर था, मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था? इनमें से कोई नहीं। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों सच में आपने हमारे इस सीरीज को बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, इसके लिए आपका विशेष थैंक्स है, विशेष धन्यवाद है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, आपको ये क्लास कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि द स्टडी ओशियन परिवार एक बहुत लंबा परिवार बन सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।